नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं जिस टीवी में हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के साथ एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज की स्ट्रेट टॉक संसद में सांसदों के आचरण को लेकर। जिस तरीके का आचरण सांसदों ने दिखाया है, ये एक गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है कि भारत की संसद से लोकतंत्र को मजबूत बनाने की ये किस तरह की कोशिश सांसदों की तरफ से देखी गई है, और क्या सांसदों से इसी तरह के आचरण की अपेक्षा की जानी चाहिए, और क्या यही एक तरीका बच गया है संसद में लोकतंत्र को मजबूत बनाने का, या फिर बाबा अंबेडकर के संविधान के प्रति अपनी आस्था को दर्शाने का। आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक। तो संसद में संविधान तार तार सवाल अंबेडकर के अपमान का, जो कि अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे के पूरे संविधान पर ही एक बड़ा धब्बा लगाते हुए आज के परिदृश्य नजर आए। हमारे कुछ सवाल हैं और कुछ तथ्य भी जो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने पहले रखें, और उसके बाद इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश शुरू करें। एक नज़र अपने टीवी स्क्रीन पर जरा गौर से देखिए कि संसद में सांसदों का ये जो शर्मनाक आचरण सामने आया है, इसमें किस पक्ष के आरोपों को सही और किस पक्ष के आरोपों को गलत माना जाए। संसद में सांसदों का ये आचरण क्या शर्मनाक नहीं कहा जाए। राहुल गांधी पर महिला बीजेपी सांसद का जो आरोप और सदन के भीतर उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, इस वक्तव्य को कैसे देखा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया, बीजेपी सांसदों का आरोप है, और मुझे असहज बनाया, ये बीजेपी की महिला सांसद का आरोप है। नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार, कांग्रेस का ये तर्क कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष संसद में प्रवेश करने की कोशिश उसने की और बीजेपी सांसदों ने प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उनको सदन में प्रवेश से रोक दिया, क्या ये संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार है। जिस तरीके की बातें कांग्रेस सांसदों ने कही हैं, और भारतीय लोकतंत्र को कुल मिलाकर ये जो संसदीय शीत सत्र का आयोजन हुआ है और 20 दिसंबर आखिरी दिन, आखिर इस पूरे सत्र से भारतीय लोकतंत्र को क्या हासिल हुआ है। सबसे बड़ा सवाल भारत की जनता ही नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वाले हर एक शख्स के लिए इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज बेहद ही खास अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्ट्रेट टॉक में। आज के गेस्ट हैं, स्वागत कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक के मंच पर। और सबसे बड़ा प्रश्न तो मैं यही आपसे समझना चाहूँगी सर, कोई भी जो लोकतंत्र समर्थक व्यक्ति है वो आज के इस पूरी की पूरी घटना की निंदा करेगा, लेकिन निंदा से आगे बढ़ते हुए शीतल सर, मैं समझना चाहती हूँ कि असल में ये क्यों हुआ। देखिए, कल से अंबेडकर साहब के सवाल पर सरकार बैकफुट पर थी। सरकार की ओर से सफाई देने की कोशिश हुई। गृह मंत्री जी जो इस मामले में निशाने पर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी ओर से अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन कोई क्षमा वगैरह नहीं मांगी जैसी कि मांग की जा रही थी। प्रधानमंत्री जी ने लगातार ट्वीट किए इस पर, और सोशल मीडिया में जो उनका आईटी सेल है उसकी ओर से बहुत प्रयास हुए कि किसी भी तरह से इस चीज को डाइल्यूट किया जाए, लेकिन ये मसला गंभीर हो रहा था और कठिनाई होने लगी। जो सरकार समर्थित दलित नेता हैं, उन सब लोगों के लिए मुश्किल थी उस परिस्थिति में कैसे वो अपने को व्यक्त करें। एक दो लोगों ने व्यक्त किया तो उनको सोशल मीडिया पर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा कि देश में इस सवाल पर जो भी गृह मंत्री जी का वक्तव्य है उसको दलित और आदिवासी समुदाय में या अंबेडकर जी के बारे में जो एक राय रखते हैं, एक पक्षकार की राय रखते हैं, उन सब लोगों को इस बात से बहुत बुरा लगा। ऐसा लगा, ऐसा इससे भी समझा जा सकता है कि पहले मायावती जी ने जो कल ट्वीट किया था उसकी भाषा में कांग्रेस पर आलोचना ज्यादा थी, लेकिन आज उन्होंने फिर एक सफाई वाला ट्वीट किया है और वो फिर सीधे गृह मंत्री के ऊपर उन्होंने वैसे ही आलोचना की है जैसे बाकी सब कर रहे हैं। तो ये तो सबक मिलता है कि अंबेडकर वाला मामला जो है उसकी गंभीरता ज्यादा है, क्योंकि सरकार इसके पहले बहुत सारे मामले हुए हैं, कभी सफाई वफाई देने की जरूरत नहीं समझती रही है। इस मामले में उसने ऐसा समझा। उसके बाद कुछ आज हुआ, ये लगता है कि उसको ये मतलब अब लगने की बात नहीं है, जो स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है
कि सत्ता में जो पार्टी है उसने इस मामले को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की और आज वो खुद ही प्रदर्शन करने आ गए। वो कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने आ गए और गेट पर बैठ गए उनके सांसद। वो मोटे मोटे डंडों में झंडे लिए हुए थे। इससे लगता है कि कुछ उनकी मंशा जरूर थी, क्योंकि इस तरह से मोटे डंडे वंडे लेके आने का कुछ समझ में नहीं आता। और वो भी सत्तारूढ़ पार्टी जिसका काम है सदन चलाना, जिम्मेदारी है संसदीय लोकतंत्र में, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर वो विरोध प्रदर्शन करने आ जाएगी विपक्ष के खिलाफ, तो ये एक बड़ी असाधारण स्थिति थी जो थी। उस स्थिति में ये घटना हुई जिसके वीडियोस पता नहीं क्यों उपलब्ध नहीं है, जबकि अनेक सीसीटीवी और सबके हाथ में कैमरे होते हैं। तो ये बहुत ही, लेकिन जो तथ्य आए हैं उनसे ये शंका होती है कि ये चीजें जो है ऑर्केस्ट्रेट की जा रही हैं, रियल नहीं है। ऐसे भी लग रहा है कि जो भी वो कह रहे हैं उसमें सच्चाई उन्हीं के बयानों में नहीं निकलती। जो सज्जन उड़ीसा के सांसद गिर पड़े, जिनकी एज है, जिनके सिर में वो कपड़ा रखे हुए हैं, शायद कोई वहां चोट लगी हुई है, उस तरह के, उन्होंने जो बयान दिया, पहले वो बयान दे रहे हैं कि मेरे ऊपर मुकेश राजपूत गिर पड़े। मुकेश राजपूत एक अन्य सांसद है, जो 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं उसमें से एक मुकेश राजपूत है। और मुकेश राजपूत ये बयान दे रहे हैं कि मुझसे आगे राहुल गांधी थे और पीछे से धक्का आ रहा था। तो ये दोनों बयान अगर हम देखें तो ये दोनों तो ये पुष्टि करते हैं कि राहुल गांधी वहां कोई हाथापाई नहीं कर रहे थे, वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग पीछे से धक्का दे रहे थे। वो कुछ लोग कौन है? गेट पर तो बीजेपी के ही सांसद बैठे हुए थे तो यानी धक्का मुक्की भी उधर से ही हुई। राहुल गांधी और खड़गे साहब ने जो बयान दिया है कि मैंने घुटने का ऑपरेशन कराया हुआ है और मुझे जब धक्का लगा तो मुझे बैठ जाना पड़ा जमीन पर। तो ये तीनों चारों सूचनाएं मिलके ये बताती हैं कि कुछ धक्का मुक्की हो रही थी। ठीक है, इसमें कोई बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकता है, लेकिन जो तथ्य है वो यही है कि वहां बीजेपी के ही सांसद थे और ये लोग तो कम संख्या में वहां थे, बहुत कम थे, बीच में से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो मुख्य द्वार था, वही रास्ता है संसद में अंदर जाने के लिए। उस दौरान शीतल सर, ये आरोप तो बीजेपी के जो पुरुष सांसद है उन्होंने लगाए। एक बीजेपी की महिला सांसद ने भी आरोप लगाया कि राहुल बहुत ही करीब आ गए, मैं असहज हो गई और फिर वो मुझ पर चिल्लाने लगे। संसद के भीतर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो ये बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट हो जाती है। ये बहुत गंभीर है, इस पर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि महिला के सम्मान की बात होती है। अगर वो इस बात को कह रही हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए, और राहुल हो या कोई हो, किसी भी महिला का इस तरह से अगर वो बात सही है, क्योंकि वो जहां की बात कह रही है वहां कैमरे जरूर होंगे और उस स्थिति को देखा समझा जा सकता है कि वो एक नेचुरल परिघटना है या उसमें प्रयास करके किसी किस्म की गलती हुई है। तो इस बात पर तो मैं कोई टिप्पणी किसी के तरफ से नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उससे वाकिफ नहीं हूं, मैंने कोई डिटेल्स नहीं देखे हैं। सिर्फ उन महिला सांसद को बोलते हुए संसद में मैंने भी सुना है। उन्होंने जो आरोप लगाया है वो गंभीर है, और ऐसे किसी भी मामले पर जिसमें महिलाओं का सवाल हो उसे हमें पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि उसके बारे में प्रॉपर जांच वगैरह करके तथ्य सामने आएंगे, इसलिए मैं उस पर नहीं करूं। बिल्कुल, मुझे इसी घटनाक्रम से पहले का एक जो घटनाक्रम है याद आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कमोबेश इसी तरह के जो है गंभीर आरोप राहुल गांधी के भीतर सदन के भीतर लगाए थे राहुल गांधी के खिलाफ। उस आरोप का क्या हुआ, इससे आप भी अवगत है और हम सभी, मुझे लगता है जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी अवगत है कि अगर वाकई इस तरह के गंभीर आरोप है तो फिर जांच का क्या और जांच के नतीजों का क्या? ये कहाँ गुम हो जाते हैं इस तरह के आरोप और उसकी जांच और उसके नतीजे? एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं शीतल जी, और ये कहीं ना कहीं किया किसी एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है जो राहुल गांधी की जो छवि है उसको धूमिल करने की लगातार कोशिश देखी जाती रही है बीजेपी की तरफ से। यह आरोप कांग्रेस का है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है आपका, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप। और भारतीय संसद से सांसदों का एक नारा कि कांग्रेस ने जो व्यवहार किया है वो संसद में कभी नहीं देखा गया, और इतना जो बुरा बर्ताव कांग्रेस के सांसदों की तरफ से देखा गया है। और कमोबेश इसी तरह के आरोप कांग्रेस बीजेपी सांसदों पर लगा रही है। शीतल पी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनकी मदद से अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में भारतीय संसद से निकली ये तस्वीर किस स्थिति को, भारत के लोकतंत्र की किस स्थिति को दर्शा रही है। शीतल सर,
मैंने स्मृति ईरानी के घटनाक्रम का भी जिक्र किया था, लेकिन जैसा कि मुझे लगता है कि ये सार्वजनिक नहीं है कि उस आरोप का क्या हुआ। तमाम महिला सांसदों ने तब भी लिखित शिकायत ओम बिरला को दी थी, माननीय स्पीकर को। उसकी जांच का क्या नतीजा, क्या अगर आप अवगत हैं तो कृपया हमारे दर्शकों तक कोई जानकारी अगर दे सके। मैं भी उसके नतीजे से अवगत नहीं हूं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने गंभीर आरोप लगे और उसके बाद उनके नतीजे गायब हों। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी पर इसके पहले भी एक बलात्कार का आरोप लगा था उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की किसी महिला के द्वारा कथित तौर पर। उसकी जांच का भी कोई नतीजा नहीं निकला और वो झूठा पाया गया। उसको लेकिन बार बार मेंशन किया जाता है। राहुल गांधी के आचरण में हम ये चीज नहीं पाते कि महिलाओं के प्रति वो असंवेदनशील हैं या निर्लज्ज हैं या जिस तरह के आरोप लग रहे हैं इस तरह का व्यक्तित्व उनका है, ये हमें नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई शिकायत कर रहा है तो किसी भी शिकायत की, अगर वो महिला की ओर से है, किसी कमजोर हिस्से की ओर से है समाज के, तो जरूर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, और इसे बेहद ही संवेदनशील तरीके से जो है देखा जाना चाहिए और इस पर बातचीत भी होनी चाहिए। जी। लेकिन एक बात तो हम देखेंगे कि राहुल गांधी के विरुद्ध हम लगातार पा रहे हैं कि जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है वो असाधारण रूप से आक्रामक है। और जैसे उनकी सदस्यता को लेने का मामला था, जैसे वो मामला ही था, वो केस जिसपे सुप्रीम कोर्ट की बात की टिप्पणी बहुत गंभीर है कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक चीजें मैनेज की गई और एक ऐसा आदेश दिया गया जिसमें उनकी सदस्यता चली जाए, जिस आदेश में कोई तथ्य नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। और उस मामले में हाई कोर्ट तक ने उसकी अनदेखी की जी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो चकित है कि कैसे ये सब नीचे से हुआ। लेकिन यही चकित करने वाली घटनाएं राहुल गांधी से जुड़ी हुई हैं, जैसे उनका आनंद फानन में बंगला खाली कराया गया जी। तो ये बहुत सारी, जैसे उनको पप्पू सिद्ध करने के लिए जैसा वो आरोप लगाते हैं कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके कैंपेन चलाए जा रहे हैं और लगातार चलाए जाते हैं। ये सब चीजें ये शंका भी जाहिर करती हैं कि राहुल गांधी लगातार निशाने पर भी है और राहुल गांधी से जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है वो इसी तरह से निपटना चाहता है कि उनको किसी न किसी चीज में उलझा दे, उनको डिस्टर्ब करे। वो जिन चीजों पर इशू बनाना चाहते हैं उन चीजों की जगह वो अपने को ही बचाने में लग जाएं, ऐसा करते हुए नजर आता है। उनके खिलाफ बहुत से मुकदमे डाले गए हैं, जिसमें उनकी नागरिकता का भी सवाल है कि उनकी नागरिकता की जांच हो रही है। ये भी जल्द ही उसके बारे में भी कुछ समझ में आएगा, उसकी डेट्स भी ड्यू है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें उनके विरुद्ध होती रहती हैं। दूसरी ओर हम कहते हैं कि अडानी के मामले में सबसे ज्यादा मुखर होकर वो बोलते हैं, जाति जनगणना के सवाल पर सबसे मुखर वो है। तो कई बार ऐसा शक होता है कि क्या इन वजहों से तो वो निशाने पर नहीं है। दूसरे, वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के एक मतलब सर्वमान्य नेता भी हैं, तो इसलिए भी उनका निशाने पर होना समझ में आता है। लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है वो। शीतल सर, जिस तरीके से जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक स्टेटमेंट जो है जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया पार्टी के जो सांसद हैं वो संसद में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें रोका गया। अगर कांग्रेस का पक्ष समझने की कोशिश करें और नेता प्रतिपक्ष को अगर संसद में प्रवेश से रोका गया विरोध के दौरान ही, विरोध के क्रम में ही, तो क्या इसे संवैधानिक असंवैधानिक के दायरे में रखा जाए? नहीं, ये सारी चीजें संवैधानिक तो नहीं ही हो सकती, लेकिन यह है कि इनमें कितनी असंवैधानिकता है इसकी, ये तो किसी जांच के ही निष्कर्ष में पता लग सकता है। क्योंकि अभी दोनों पक्षों से आरोप है। इन आरोपों की कोई जांच हो, जांच की रिपोर्ट हमारे सामने हो, उसके निष्कर्ष हो, तब हम उसमें कोई फैसलाकुन बात कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम संशय कर सकते हैं कि ये चीज जो है ये संविधान के हिसाब से ठीक है या नहीं है, या हमारे जो नॉर्म रहे हैं संसद चलने के अब तक उनके अनुसार ठीक है या नहीं है, या जो लोकतांत्रिक दुनिया है उसमें जो नॉर्म है उनसे मेल खाती है या नहीं है। जी जी बिल्कुल। शीतल सर, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी बात विपक्ष कह रहा है कि क्योंकि संविधान निर्माता का अमित शाह ने अपमान किया और उनके विरोध में प्रदर्शनों को दबाने की ये जो है सारी साजिश है। प्रियंका गांधी वाड्रा की भी स्टेटमेंट मैंने देखी। तो क्या इन प्रदर्शनों को, इन विरोध को
कहीं से इस आज की घटना के बाद ये कम पड़ेंगी, कमजोर पड़ेंगी, या फिर मायावती की आपने स्टेटमेंट का जिक्र किया और कहीं ना कहीं जो अन्य नेता है मुझे लगता है वो भी अब मजबूर होकर खुलकर सामने आएंगे, और मुझे लगता है चिराग पासवान भी एक सबसे बड़ा जो है उनके नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा है। देखिए, जो लोग इस प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में दलित या आदिवासी समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, वो सब इस समय प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। क्योंकि जो समाज की प्रतिक्रिया है, सोशल मीडिया के अगर आकलन को हम देखें तो उससे ऐसा नजर आता है कि समाज की प्रतिक्रिया तो इस मामले में सत्तारूढ़ पार्टी के विरुद्ध है जी। वो चाहती है कि अमित शाह जो है माफी मांगे, कम से कम चाहती तो उससे अतिरिक्त है कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए जी। लेकिन कुल मिला के उनकी आलोचना के स्वर उस समाज में ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो अब ये चीज कितना, बहुत सी जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं देश में, बहुत सी जगहों पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, और बहुत सी जगहों पर वो अपना जो गुस्सा है उसको सोशल मीडिया पे व्यक्त कर रहे हैं। इसका दबाव उन के सामाजिक नेताओं पर जो राजनीति में है पड़ रहा है, लेकिन अब पर कितना पड़ेगा, कौन कितने दिन सस्टेन करेगा, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। फिलहाल ये तो समझ में आता है कि ये मुद्दा काफी गंभीरता से समाज के बड़े हिस्से में गया है, और उन्होंने इसमें जो गृह मंत्री हैं उनके बयान को अनुचित माना है। जी शीतल सर, अभी तो संसद का जो है बैठकें चल रही हैं, अभी एक दिन और शेष है। इसके बाद इस विरोध को आप किस स्तर पर जाता हुआ देख पा रहे हैं? अगर मैं दलित राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों की बात करूं जो कि खास करके एनडीए से जुड़े हुए हैं। नहीं, उनके लिए मुश्किल होगी, लेकिन आप जानते ही हैं कि राजनीति में स्पिन कला का बड़ा प्रयोग होता है। वो कोशिश करेंगे कि इस मामले को कांग्रेस पर मढ़ें और कांग्रेस के अतीत के कुछ उदाहरणों को लाकर उसके सामने खड़ा करें, जैसा कि काम शुरू हो चुका है। नेहरू जी के जमाने में उनका और अंबेडकर का रिश्ता, और अंबेडकर से उस समय की सरकार के फैसलों का रिश्ता, उनके चुनाव में कौन गया था कौन, ये सब चीजें सामने रखी जाएंगी जी। लेकिन ये सब चीजें एक जगह है, उन चीजों पर जो कमी है वो कांग्रेस को उसका भुगतान करना पड़ा है। लेकिन अब अगर बीजेपी वैसी ही चीजें कर रही है या करती है या उससे होती है तो उसका भुगतान उसे करना होगा, ये तो समझने वाली बात है। और उस समाज में उसकी प्रतिक्रिया न हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि ये सदी तो अंबेडकर की सदी है जी। इस सदी में तो अंबेडकर की प्रासंगिकता बहुत बढ़ रही है, और हम इसको देख भी पा रहे हैं कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में उनकी स्वीकार्यता हमारे सामने जी। बिल्कुल। मैं समझना चाहूंगी, नीतीश की खामोशी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने उनको पत्र भी लिखा है और कहीं ना कहीं उनसे मांग की है कि आप या तो समर्थन वापस ले लीजिए, या फिर गृह मंत्री अमित शाह जो है इस्तीफा दें, या फिर माफ़ी मांगे देश से। मैं इस पर भी आपकी टिप्पणी लूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, स्ट्रेट टॉक में लौटेंगे ब्रेक के बाद। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं शीतल पी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। उनसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बाबा अंबेडकर के नाम पर भारत में जिस तरह की सियासत हो रही है, इसके क्या भविष्य में परिणाम निकलकर सामने आएंगे। अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का मैं जिक्र कर रही थी शीतल सर। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को भी पत्र लिखा है और नीतीश बाबू को भी पत्र लिखा है। उनकी मांग को, अरविंद केजरीवाल की मांग को, क्या ये मांग नीतीश को किसी तरह के धर्म संकट में खड़ा करती है या फिर चंद्रबाबू नायडू को? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल हैं वो एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं। इस परिस्थिति को वो दिल्ली में संभावित विधानसभा चुनाव में जो बहुत निकट भविष्य में होने हैं, उसमें वो समाज के उन हिस्सों में जो अम्बेडकराइट हैं और अम्बेडकरवादी हैं, उनके भीतर एक संदेश के तौर पर ले जा रहे हैं। और उन्होंने जिन पार्टियों पर ये पत्र लिखकर उनको कटघरे में खड़ा किया है जी। वहां के भी बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, और उन पार्टियों के लिए अब ये, हालांकि राजनीति में सब बड़ा आसान है, लोग चीजों पे स्पिन कर देते हैं जी। और ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार या नायडू इसका जवाब नहीं दे सकते, या तो इसको इग्नोर करेंगे वो, या फिर इस तरह की कोई चीज करेंगे। लेकिन फिलहाल तो आप कह सकते हैं कि केजरीवाल ने अपनी पहलकदमी से उन लोगों के लिए भी, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी एक सवाल खड़ा किया है, और इसका लक्ष्य उनके अपने विधानसभा चुनाव में इस समर्थन को अपने पक्ष में ले जाना है, और उनके तमाम लोग जो हैं
उनके पार्टी के और सोशल मीडिया पे जो उनके लोग हैं, उन सब लोग इस चीज को काफी आगे बढ़ाया है। तो ये मुद्दा बना है और नोटिस में आया है लोगों के। बिल्कुल शीतल सर, मैं चिराग पासवान और उनकी राजनीति को थोड़ा समझने की कोशिश करूंगी आपके माध्यम से। इससे पहले चाहे लैटरल एंट्री का मामला हो या फिर आरक्षण को लेकर जो विवाद उठा था, क्रीमी लेयर को लेकर, उन दोनों ही मसलों पर चिराग पासवान काफी मुखर और बेबाक दिखे थे। उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो है विरोध दर्ज कराया था। लेकिन अब ये जो फैशन हो गया है अंबेडकर 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 का नाम लेने का, इस स्टेटमेंट पर सबकी प्रतिक्रिया आ गई। मायावती ने भी अपनी शायद प्रतिक्रिया को दुरुस्त कर लिया, आज कल कुछ और आज कुछ और, लेकिन चिराग पासवान बिल्कुल खामोश। जी, मैं देख नहीं सका हूं, लेकिन कल तक तो, और जो मैं देख सका था आज दोपहर तक, तब तक तो उनका सचमुच में कोई स्टैंड सामने नहीं था। उनके जो प्रतिनिधि कई जगह डिबेट्स वगैरह में दूसरे इन सवालों के सामने थे विभिन्न चैनलों पर, वहां वो कठिनाई में थे अपने आप को व्यक्त करने में, और वो एक बीच की राह तलाशने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कठिनाई उन्हीं के लिए है। लेकिन वहां मांझी साहब जो है, उन्होंने जो कि एक स्टैंड ले लिया था और वो सरकार के पक्ष में था, हो सकता है उसी राह पर वो भी जाते हुए हमें मिले, या वो कठिनाई में होंगे और अपने लोगों से प्रतिक्रिया ले रहे होंगे कि नीचे जमीन पर क्या हो रहा है, नीचे मासेस में क्या हो रहा है, उस आधार पर अपना फैसला तय करें। फिलहाल अभी मैं जानकारी से नहीं लैस हूं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि मैं देख नहीं सका। बिल्कुल शीतल सर, जैसा बिहार की राजनीति हमने देखी है कि वहां पर वंचितों और पिछड़ों की जो राजनीति है वो काफी जो है प्रभावी रही है। वो किसी भी किस्म की जो सत्ता की ताकत या फिर प्रभाव है उससे जो है कम प्रभावित दिखती है। तो क्या ये लंबे समय के लिए खामोशी अख्तियार रख पाएंगे चिराग पासवान, या फिर विवश होना पड़ेगा? नहीं, उन्हें बोलना तो पड़ेगा, लेकिन अभी जो सोशल कंपोजिशन बिहार का है उसमें बीजेपी और जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने काफी बड़े हिस्से को अपने अम्ब्रेला के नीचे रख रखा है और उनके पास वो नेता हैं। अब ये जो बाकी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में है, ये उनके ऊपर है कि वो इस मामले को एक राजनीतिक आंदोलन में बिहार की जनता के बीच फैला सकती है कि नहीं, और उन नेताओं के नीचे से उनकी बातों को बेचैन कर सकती है कि नहीं। ये देखने वाली बात होगी। 1 या 2 दिन में इसके बारे में निर्णय लेना मुश्किल है, लेकिन ये सही है कि बिहार में राजनीतिक चेतना बहुत प्रबल है और समाज के बहुत सारे हिस्सों में अंबेडकर जी को लेकर एक अलग तरह का भाव है, सम्मान का भाव है, और ये बात वहां अच्छे ढंग से तो नहीं जाएगी जिस तरह से कही गई। बिल्कुल शीतल सर, अब मैं समझना चाहती हूँ कि भारतीय लोकतंत्र के लिए ये जो वर्तमान शीत सत्र रहा है, इससे क्या हासिल हुआ है भारतीय लोकतंत्र को या फिर भारत की जनता को? 1 नेशन 1 इलेक्शन, विपक्ष कहीं ना कहीं जो तमाम मतभेद हैं इस पर एकजुट रहा, और अंबेडकर के इस कथित अपमान पर भी विपक्ष एकजुट रहा। तो विपक्ष के लिए क्या ये शीत सत्र जो है उसकी एकता का परिचायक, या फिर उसकी एकता को दोबारा से स्थापित, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार के बाद मतभेद फिर से निकलकर सामने या फिर से गहराते सामने आए थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि मैं लीडरशिप करने के लिए तैयार हूं, लालू यादव ने भी समर्थन दे दिया था। तो इन सब के बीच, इन सभी परिस्थितियों के बीच मौजूदा शीत सत्र को विपक्ष की एकता के लिए आप जो है सकारात्मक देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष को एक मुद्दा मिला है, लेकिन उसकी कठिनाइयां बहुत है। उसको अंबेडकर वाले सवाल पर एक मुद्दा मिल गया है, ये सही है, जो उसमें ग्लू का काम कर सकता है, लेकिन उसमें बहुत तरह की कठिनाइयां हैं। कठिनाइयां अडानी साहब की वजह से पैदा हुई। अडानी के सवाल पर राहुल गांधी का जो रुख है, उस रुख से विपक्ष के ज्यादातर लोग सहमत नहीं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में उनसे जुड़े हुए हैं जी। और उनको ये कोशिश हो रही है अडानी ग्रुप की ओर से, जैसा नजर आता है कि वो विपक्ष में भी गैर राहुल की लीडरशिप का एक ढांचा स्वीकृत करा ले, और पक्ष में तो उनके समर्थन में चीजें हैं ही हैं, क्योंकि सत्ता में तो हम नहीं पा रहे हैं कि किसी किस्म की जांच उनके खिलाफ कहीं किसी लेवल पर हो सके। तो विपक्ष में भी अगर गैर राहुल वाला लीडरशिप में ये जो इंडिया गठबंधन है ये सामने होता है, तो अडानी का मामला फिर नेपथ्य में चला जाएगा पूरी तरह से और सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित रह जाएगा। ये कोशिश होती हुई नजर आती है। लेकिन अंबेडकर वाले सवाल ने निश्चित तौर पर विपक्ष को हरियाणा और महाराष्ट्र
हारने के बाद ऑक्सीजन दी है। जी। अब मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी समझना चाहती हूँ कि अब विपक्ष क्या उत्तर प्रदेश में और इसमें मायावती भी आ गई हैं, या फिर ये सिर्फ फौरी स्टेटमेंट माना जाए कि सपा और कांग्रेस को मायावती का साथ मिल सकता है? नहीं, ये तो संभव नहीं है कि मायावती का साथ मिल जाएगा। उसके जिन कारणों से मायावती साथ में नहीं है, वो कारण अभी विद्यमान है, और वो कारण है विभिन्न एजेंसियों की वर्तमान सरकार के हाथ में होना जी। और उन एजेंसियों के प्रभाव से मायावती जी में वो हिम्मत नहीं नजर आती कि वो इसका सामना कर सकेंगी और सामने आ सकेंगी और अपना कोई ऐसा फैसला लेंगी जो उनके सामुदायिक हित में होगा या देश के या उत्तर प्रदेश के हित में होगा। ऐसा तो नजर नहीं आता। इसलिए ये परिस्थिति जो है ये बनी रहेगी, और इसमें सिर्फ एक नतीजा है कि मायावती जी की राजनीतिक जो सामर्थ्य है वो लगातार क्षीण होती जा रही है, चुनाव दर चुनाव, और धीरे धीरे वो बहुत से राज्यों में जैसे अप्रासंगिक हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश में भी लगभग अप्रासंगिक होने की ओर ही है। जी। लेकिन दलित राजनीति के लिए क्या एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, जो कि विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन, वो भी उस वैक्यूम को नहीं भर पा रहा है? बिल्कुल है, आपकी बात एकदम सही है। दलित और आदिवासी समाज के नेतृत्व को लेकर बहुत बड़ा वैक्यूम है, और इवन पिछड़ी जातियों के नेतृत्व को लेकर वैसे तो कई चेहरे सामने हैं, लेकिन सवालों पर कोई यूनानिमस चीज सामने नहीं है। थोड़ी थोड़ी इधर उधर की चीजें हैं। तो ये परिस्थिति तो बनी हुई और ये बीजेपी के अनुकूल है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का ही जिक्र आया तो एक बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी मैं चंद्रशेखर आजाद की पॉलिटिक्स को लेकर भी समझना चाहती हूँ। बाबा अंबेडकर के कथित अपमान की बात आ रही है, लेकिन जिस तरीके की राजनीति का प्रदर्शन चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं कि वो कांग्रेस पर भी हमलावर हैं और बीजेपी पर भी हमलावर हैं, इस प्रदर्शन को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, इस मामले में उन्होंने स्पष्ट राय रखी है। इस मामले में उन्होंने अमित शाह को सीधे कटघरे में खड़ा किया है। ठीक है, वो कांग्रेस की गलतियों का भी सब हवाला देते हैं तो वो भी देते हैं, लेकिन वो इस मामले में बहुत क्लियर है, उनकी लाइन क्लियर है। लेकिन अभी उनकी सांगठनिक क्षमता इतनी नहीं हो पाई है कि वो बीएसपी की जो क्षमता थी उसको अपने में आत्मसात कर ले। वो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी उनके विकास के उस चरण में वक्त है जब वो बीएसपी की जगह ले सकेंगे। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी शीतल सर, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद लौटेंगे तो कुछ और सवाल हैं जिसको समझने की कवायद आगे बढ़ाएंगे वरिष्ठ पत्रकार के साथ। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं शीतल पी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। शीतल सर, मैं ये भी समझना चाहती हूँ, भारतीय संसद में शीत सत्र के दौरान ही एंट्री हुई है प्रियंका गांधी वाड्रा की, और गांधी परिवार पर जिस तरीके से हमलावर बीजेपी रही है या फिर दिखती रही है, ऐसे में क्या गांधी परिवार एक बार फिर से तमाम आलोचनाओं और घेराबंदी के बावजूद दोबारा से उतना ही प्रभावित नजर आने लगा है? खास करके प्रियंका गांधी वाड्रा की संसद में एंट्री के साथ जिस तरीके से प्रदर्शनों का उन्होंने नेतृत्व किया है, आप उस नेतृत्व को किस तरह से आंकते हैं, या फिर आपका क्या विश्लेषण? इसमें कोई शक नहीं कि वो जो विमर्श का स्पेस है उसमें बढ़ोतरी के रूप में प्रियंका गांधी को देखा जाएगा, और उनकी उपस्थिति में चुंबकत्व है। वो एक झोला लेके आई जिसमें फिलिस्तीन की चर्चा हुई, दूसरे दिन झोला लेके आई तो वहां के हिंदुओं और ईसाई के लिए उसमें संदेश था। आज नीली साड़ी में थी, राहुल गांधी भी नीली बनियान में थे। मैसेजिंग करने में निश्चित तौर पर अकेले अब राहुल गांधी नहीं है, बल्कि प्रियंका गांधी भी है, और ये दोनों मिलके काफी बड़ी ताकत के तौर पर सामने है, और इसको सत्तारूढ़ दल भी समझ रहा है। और इसीलिए जो परिस्थिति जन्मी है उसमें कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस को निशाने पे लिया जाए, आलोचना के घेरे में लाया जाए। अब आप अमित शाह की राजनीति को कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण के बाद? अमित शाह का कोर्स ऑफ एक्शन या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या देखते हैं, खास करके विपक्ष पर हमलावर होने की भूमिका को लेकर? देखिए, शुरुआत तो घबराहट भरी थी। जब ये तीर निकल चुका था इनके बयान का, तो हमने मोदी जी को लगातार ट्वीट कर करके अपनी बातों को संदेश देते हुए देखा, क्योंकि उनकी बातें जो है ज्यादातर सवर्ण जातियों से, सोशल मीडिया वगैरह पर जो उनका स्ट्रक्चर है वो सवर्ण जातियों का है, और वो कई बार अंबेडकर की आलोचना करते हुए भी पाए जाते हैं।
या दलित और आदिवासी वगैरह प्रश्न पर, आरक्षण के प्रश्न पर उनकी जो धारणा है और जो उनकी रिएक्शन होती है वो और बूमरैंग करती है। लेकिन जब कमान प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने हाथ में ले ली थी और लगातार वो डिफेंस करते हुए नजर आए थे, तो बाकी लोगों ने भी उसको कॉपी करने की कोशिश की और वो नुकसान उतना बड़ा नहीं हुआ, तो एक लेवल पर वो बचा ले गए। लेकिन जो अम्बेडकराइट बातें हैं वो तो इस मामले को समझ गई थी और उनमें प्रतिक्रिया जो पैदा हुई थी वो कायम रही और कायम है। उसको सबसाइड करने के लिए अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बात बनी नहीं। अमित शाह मेरा ख्याल है अपने राजनीतिक जीवन की मुश्किलें बहुत उन्होंने हल की हैं, लेकिन ये एक नई और बड़ी मुश्किल उनके सामने आई है। आने वाले दिन इसको अनफोल्ड करेंगे कि वो इस मुश्किल से कैसे निकलते हैं, क्योंकि उनके मुंह से ये भी निकला कि अगर मैं इस्तीफा दे भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, अभी तो आपको 15 साल, वो खड़गे साहब को संबोधित कर रहे थे, अभी तो आपको 15 साल विपक्ष में रहना है, वहीं बैठना है जहां आप बैठते हैं। ये वो कहने की कोशिश कर रहे थे जिसमें वो अपने आत्मविश्वास को दिखाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा कि अगर मैं इस्तीफा दे भी दूं तो, यानी बात यहां तक पहुंची हुई है कि वो अपने इस्तीफे पर भी विचार कर रहे हैं। ये उनके व्यक्तित्व के और उनकी पर्सोना के लिहाज से एक कमजोर क्षण है उनके जीवन का। अब देखना है कि आने वाले दिन कैसे अनफोल्ड होते हैं और उसमें होता क्या है, क्योंकि आज जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स मेरे हिसाब से हुई है, ये भी देखना है कि ये कल कहां तक पहुंचती है। आज जो हल्ला गुल्ला हो गया है जी, ये हल्ला गुल्ला कल कहां तक पहुंचता है जी। अगर ये हल्ला गुल्ला कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है आगे, तो आपको लग रहा है कि विपक्ष इस पर और आक्रामक होगा? अगर बीजेपी एनडीए आक्रामक है तो विपक्ष भी, और भारत की राजनीति में आक्रामकता को ज्यादा जगह मिलती नजर आएगी? मैं जब आपसे इस कार्यक्रम में बात कर रहा हूं, ठीक उसी समय राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो मैं नहीं सुन पाया हूं, तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने इस मामले पर क्या कहा है और उन्होंने कैसे इस मामले पर मैं सुनकर ही इस कार्यक्रम में जो है उपस्थित हुई, क्योंकि ये जरूरी था कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं पूरे प्रकरण पे। उन्होंने कहा कि मूल मुद्दा अडानी का है, क्योंकि यूएस की कोर्ट ने उन्हें इंडाइट किया है और उस मूल मुद्दे से भटकाने के लिए ये सारा घटनाक्रम सामने आया है। जी यस, ये जो राहुल गांधी का पॉइंट है, ये पॉइंट लोगों में जा रहा है देश में, और चूंकि अडानी के सवाल पर सिर्फ राहुल गांधी बोल रहे हैं, विपक्ष के तमाम मुंह चुप हैं या उधर मिले हुए नजर आते हैं, तो इससे राहुल गांधी की एक दूसरी छवि निखर रही है, जिससे बीजेपी बहुत डरती है और ये सरकार बहुत डरती है। क्योंकि ये सरकार अडानी के प्रसंग को नहीं झेल पा रही है, ये हम बहुत समय से देख रहे हैं, और लेकिन ये चीज धीरे धीरे उसके गले में फांस की तरह बढ़ती जा रही है, जिसमें रोज नया तिनका इकट्ठा हो रहा है जी। तो अडानी अगर नहीं, अब आपने बता ही दिया, राहुल गांधी ने ये जो लिया है, ये इनकी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स को फेल करने के लिए काफी बड़ी बात है और यही बात पीछे जाएगी जी। शीतल सर, एक आखिरी सवाल, क्या भारत की संसद शीत सत्र के जरिए ये संदेश दे पाई है कि संसद में अब भी वंचितों और दुर्बल और जो पिछड़े हैं उनकी आवाज प्रमुखता उनको मिलती है, प्राथमिकता उनको मिलती है? ये स्थापित हो सका है? नहीं, स्थापित सिर्फ इतना हुआ है कि अडानी का कुछ नहीं हो सकता। हमारे सिस्टम में अडानी साहब के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। इस पूरे सत्र से यही स्थापित हुआ है, और ये स्थापित करने का श्रेय और सिर्फ राहुल गांधी को है, और वो कंसिस्टेंट है। तो ये चीज अगर नीचे प्रेसिपिटेट हो गई तो बहुत बड़ी राजनीतिक क्षमता के साथ प्रकट होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी शीतल सर, आपने वक्त दिया और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को तमाम जो बातें, जानकारी हम पहुंचा पाए होंगे, और अगर कुछ भूल चूक हो गई है तो आपकी शिकायत का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमें अपने फीडबैक के रूप में ईमेल ज़रूर भेजें info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।